हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये बोला था कि मैं स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का एनालिसिस कराऊंगा जेएसए एग्ज़ाम जो हुआ था उन पेपर्स का, फ्रॉम जो 7 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक सारे 10 शिफ्ट्स हो गए थे, मैं उनका एनालिसिस कराऊंगा। हालांकि कुछ पेपर्स मुझे मिले थे, लेकिन एक कंपाइल्ड पीडीएफ मुझे मिली थी, तो उससे मैंने ये 7 दिसंबर पहला वाला शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ था जेएसए का, तो 25 क्वेश्चंस में से लगभग अराउंड 21 क्वेश्चंस मुझे रिलेवेंट लगे फॉर FAA एग्ज़ाम के लिए। जो दीगर 4 सवाल है वो एक्स्ट्रा 2 चैप्टर्स से आ गए थे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये 21 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इन 21 क्वेश्चंस में से मुझे हार्डली 4 to 5 क्वेश्चंस अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के मिले, बाकी बिल्कुल सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस है। तो गाइज, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को खुद भी अटेम्प्ट करना और अपना स्कोर मेरे साथ नहीं, कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना। और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, आपको मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसा लगा, इसकी कमेंट भी करना। और जहाँ पे लेंथी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होंगे उनको मैं शॉर्टकट वे में किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे एग्ज़ाम में सोचना है, वो मैं आपको बताऊंगा। सो फर्दर मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, अगेन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी पीडीएफ से पढ़े होगे या मेरे लेक्चर से पढ़े होगे तो 21 में से 21 आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता इस वाले पेपर में। तो फर्दर आप इस पेपर को फॉलो करो और आगे हम बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता रहोगा कि कैसे क्या करना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ जनरल फर्टिलिटी रेट। कहता है जनरल फर्टिलिटी रेट का एडवांटेज क्या है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको वहाँ पे ये बताया है कि जनरल फर्टिलिटी रेट जब हम निकालते हैं, जब हम GFR जनरल फर्टिलिटी रेट हम निकालते हैं, इसमें हम क्या लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स लेते हैं नीचे और बर्थ रेट ऊपर रखते हैं, तो उसके बाद हम जनरल फर्टिलिटी रेट निकालते हैं। लेकिन वो तो हम पहले ही निकालते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, वो तो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी रेट होती है, यानी कि चांसेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है ना, पॉसिबिलिटी, तो ये एक प्रोबेबिलिटी रेट ही होती है। अच्छा, ऑप्शंस की तरफ अगर देखेंगे तो इट इज़ कंपेरेबल। क्या ये कंपेरेबल है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दिस इज़ नॉट मोस्ट सूटेबल आंसर। इट इज़ सिंपल। क्या ये सिंपल है? नहीं या भाई, ये सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। इट गिव ए हेटेरोजीनियस फिगर। क्या ये हमें हेटेरोजीनियस फिगर देता है? बिल्कुल भी नहीं देता, बल्कि ये हमें क्या देखता है, ये हमें चांस देता है कि आगे फर्टिलिटी रेट क्या रहने वाली है, या आगे जो पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाली है। यानी कि ये हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी रेट बताता है। क्या कौन बताता है? जनरल फर्टिलिटी रेट। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप इसको बनाओ, मुझे पूरी उम्मीद है आपका दिमाग खिसक जाएगी ये सवाल बनाते बनाते। हर एक सवाल बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन ने इसको हार्ड बनाया है। ओके गाइस, सिंपल कैलकुलेशन को किस तरीके से बनाना है मैंने आपको पेड लेक्चर्स में पढ़ाया है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में। क्योंकि लास्ट टाइम पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था, बेस्ड ऑन सेक्स रेशो पर एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था। उस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करवाया है, तो वो कैसे करेगी, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कहता है इफ देयर वर 196,413 स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल 2020। एक सेकेंडरी स्कूल में, या आप मान लो एक कॉलेज में फाइनल ईयर में इतने स्टूडेंट्स थे, कितने? 196,413। और देन द नंबर ऑफ कोहॉर्ट स्टूडेंट्स दैट स्टार्टेड फर्स्ट ईयर ऑफ सेकेंडरी स्कूल वाज 262,960। और ये जो नंबर है ना, इतना रह गया था, लेकिन ज्वाइन किया था स्कूल कितने बच्चों ने? 262,960। और ये कोहोर्ट टर्म क्या है मैंने बताई है अपने लेक्चर्स में, पीडीएफ पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। कैलकुलेट रिटेंशन रेट आपको कैलकुलेट करनी है। देखो मैं आपको मतलब समझाता हूँ।
फर्स्ट ईयर में कॉलेज गए बच्चे या स्कूल गए बच्चे वो इतने थे, कितने, इतने। फिर आधों ने पढ़ाई छोड़ दी, आधे भाग गए, आधे मर गए, आधों ने माइग्रेशन करी, तो यानी कि फाइनल ईयर तक ये बच्चे घटते घटते इतने रह गए, कितने, इतने रह गए। सपोज पहले 50 थे फिर 40 थे, तो ये जो 40 थे ये बच गए ना लास्ट तक, एंड तक, तो इन्होंने रिटेंशन किया, यानी कि इसी का हमें नहीं निकालना है रिटेंशन रेट, तो बेस मानना है ये 50। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि यहाँ पे इतने बच्चे पहले थे और इतने बाद में रह गए, तो हमें रिटेंशन रेट यानी कि इसको हमें मानना है 100%, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जो हमें ये निकलेगी इन टर्म्स ऑफ 100, वो ये हमारी होगी रिटेंशन रेट। तो सवाल आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन कैलकुलेशन ने इस सवाल को बनाया गया था डिफ़िकल्ट, तो किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताऊंगा। या तो आप एक काम कर लो, ये आपके पास है 196413 है ना, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 196 या इस तरीके से लिखो 190, और ये जो है ना 1 2 3 4 इनको 0 ही मान लो, 1 2 3 4 आगे डिवाइडेड बाय इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो 26 एज इट इज लिखो, 26 एज इट इज लिखेंगे, देन उसके बाद 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से लिखेंगे, इंटू 100। अब देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना गाइज, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इससे ये हट गया, इस तरीके से हट के ये 4 0 वहाँ पे बचा क्या, इसको 50 से काटोगे, 2 इंटू 50 कितना होता है 100, 2 इंटू 13 कितना होता है 26 होता है, 26 होता है। देन उसके बाद आप इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा, 73 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलेगा। तो जब आप ऑप्शंस पे नज़र डालोगे तो एक ही ऑप्शन आपको क्लोज मिल रहा है, बाकी दूर दूर ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आप इसको करेक्ट आंसर टिक कर सकते थे एग्जाम में। ये हो गया एक तरीका, इससे भी आसान तरीका है, हो सकता है ये तरीका आपके एग्जाम में काम ना करे या आप फर्दर कैलकुलेशन में फंस जाते, क्योंकि 19 इंटू 50 आपको मल्टीप्लाई करना था, बाद में डिवाइड करना था। तो उस केस में आप क्या कर सकते थे, ये जो 196 आपको दिख रहा है इसको मान लो 195, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 195, और नीचे ये जो आपको 262 दिख रहा है तो इसको आप मान लो 260, 100 के रेस्पेक्ट में निकालना है तो 100%, परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से करोगे, सिंपल सी बात तो है ना। तो इतना आपको अगर समझ में आ गया, ध्यान में आ गया, मगज में आ गया, तो क्या किया मैंने लास्ट के डिजिट्स को इग्नोर किया, तो क्या करोगे, ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखो 2 5 और 10, 2 13 और 26, 2 इंटू 13 कितना होता है 26। अब 13 1s और 13, यहाँ पे 6 रह गए, वो बन गया 65, सो 13 इंटू 5 कितना होता है 65 होता है। तो फाइनली आपके पास बचा है क्या, 15 इंटू 5 कितना बन जाता है वो 75। अब 75 के क्लोज होगा, तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है 75 की क्लोज, दैट इज 74.7%। तो ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए एग्जाम में, दिस इज सो कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, क्या होता है, आधे बच्चे एकेडमिक्स की तरह इसको पढ़ेंगे और वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, एग्जाम में फंस जाएंगे, 10 मिनट वेस्ट करेंगे, और 10 मिनट के बाद भी वो क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करके आएंगे। तो यही होता है जुगाड़ वाला काम जो आपको एग्जाम में करना चाहिए। आई बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, ट्विस्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट किसी टीचर ने ये नहीं पढ़ाया होगा, मैंने भी नहीं पढ़ाया ये बाइनरी वर्ड, लेकिन ऑप्शंस दूर है, तो आप इसको बना सकते थे एग्जाम में, और क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझकर भी आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। तो क्या कह रहा है, बाइनरी टाइप क्वालिटेटिव डाटा इज आल्सो टर्म्ड एज डैश क्लासिफाइड। तो कहता है जो बाइनरी टाइप क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्वालिटेटिव डाटा जो होता है उसको हम किस तरीके से वो क्लासिफाइड होता है। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी नंबर्स आपने पढ़ा होगा 0 1, लेकिन आप बोलोगे सर एट्रीब्यूट्स में तो हमने 0 1 नहीं पढ़ा, हमने वहाँ पे A B पढ़ा और इसका नेगेटिव अल्फा बीटा पढ़ा है ना, अल्फा बीटा। लेकिन ये 0 क्या होता है, ये 0 होता है यहाँ पे एब्सेंस
एब्सेंस ये क्या होता है, ये हमें बताता है प्रेजेंस। आपने कंप्यूटर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा ना, 0 1 हमें दिखाता है प्रेजेंस, और 0 हमें दिखाता है ऑफ ऑर्डर यानी कि एब्सेंस, है ना। तो वही बात यहाँ पे देखो, ये दिखाता है हमें प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट। ये जो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है अल्फ़ा बीटा, ये हमें दिखाते हैं एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। तो ये हम कब करते हैं, जब हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या होगी, डिकोथोमस क्लासिफिकेशन होगी। और मैनीफोल्ड मैंने आपको पढ़ाई, कंटिंजेंट पढ़ाई मैंने, क्रॉस सेक्शनल तो होती नहीं है कि नहीं। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को लॉजिकल वे में सॉल्व कर सकते थे। हालांकि अच्छा क्वेश्चन था, आंसर टिक कर दिया आपने। नेक्स्ट बनाओ अब ये वाला सवाल। इसलिए मैं कहता हूँ गाइस, स्टैट और मैथ्स में डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब देखो, ये वाला प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया था, लेकिन आपने मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ी और किसी भी टीचर ने ये प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन बन सकता है। वहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ईजिली आप इसको पहले बनाओ। नहीं आया तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। अगेन आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक अगर ये नहीं देखा तो मेरी प्रोबेबिलिटी पर वीडियो 4 अपलोड किए हैं मैंने प्लेलिस्ट में, वो आप देख लेना। शायद आपको ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले, अगर नहीं भी मिला फिर भी मैं आपको ये पढ़ाने की कोशिश करूँगा आने वाले क्रैश कोर्स में। ओके गाइस, सो बनाओ आप ये। अभी थोड़ी सी आसान हो रही है। अच्छा चलो हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। जब हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, तो देखो गाइस, स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट है ये, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y हमारे पास बराबर होता है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y, प्रोबेबिलिटी ऑफ y। और एक रिजल्ट अभी आप याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y, और उसके बाद माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब देखो, इन दो रिजल्ट्स को हम यूज़ करेंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया था फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। ओके, स्टैटिस्टिक्स में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, राइट। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x वो तो हमें निकालनी है, वो तो हमें फाइंड आउट करनी है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y, प्रोबेबिलिटी ऑफ y हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y हमारे पास है, यानी कि ये यहाँ पे इंटू है, इंटू 0.3। तो ये हमें एक रिजल्ट मिला ना, मिला, हाँ जी मिला। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे वैल्यू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y क्या है, ये वाला हम अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y की जगह हम लिखेंगे 0.6 इक्वल टू क्या है फिर यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y। तो क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ x तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x एज इट इज लिखेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y कितने हैं हमारे पास 0.3 गिवन है क्वेश्चन में। ओके, देन उसके बाद माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y तो हमने ये निकाला है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू 0.3। अब देखो सवाल आसान बन गया, कैसे, ये देखो, इनको जब आप देखोगे बिड़ाओगे, इन दोनों को जब आप बिड़ाओगे तो ये कट गया, तो यहाँ पे रह गया 0.3। आप सॉल्व वैसे भी कर लेना जैसे आपको आता है। ओके गाइस, तो फिर यहाँ पे ये तो ख़त्म हो गया ना, तो बचा क्या, तो चलो मैं आसानी से आपको समझाता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू 0.3 यही बचा ना यहाँ पे। अब देखो आगे देखो, आगे हम लिख सकते हैं 0.3 एज इट इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अगर हम कॉमन निकालेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अगर हम कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 0.3। देखो पी ऑफ एक्स इंटू 1, पी ऑफ एक्स प्लस माइनस, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है,
सो पी ऑफ एक्स इंटू 1 कितना है, पी ऑफ एक्स और उसके इंटू में 0.3। तो आगे ये बात क्लियर है ना। अब देखो पी ऑफ एक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल होगी किसके इक्वल होगी, 0.3, और जो ये पी ऑफ एक्स के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में था वो तो डिवाइड में हो जाएगा। सो 1 को हम डिवाइड करेंगे, 1 को हम सब्ट्रैक्ट जब करेंगे 0.3 तो वहाँ पे क्या रहेगा 0.7। तो अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 0 से 0 उड़ गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया कि नहीं उड़ गया, तो वहाँ पे क्या रहा 3/7। सो 3/7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही बात मैं आपको बार बार बता रहा था कि आप स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी को पढ़ो, एक तो आपको स्टैट के मार्क्स सिक्योर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी वाले, और मैथ्स की प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन भी आपके सिक्योर हो जाएंगे। उसके अलावा मैथ्स में जो सेट थ्योरी से क्वेश्चन आ जाएगा वो भी आपको सिक्योर हो जाएगा, और जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आ जाएगा वो भी आपका 100% सिक्योर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स वाली प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो। ठीक, तो अब देखो ये बच्चा, इसने पढ़ा नहीं था, ये क्वेश्चन कहाँ पढ़ता। ठीक, तो इसने ये क्वेश्चन गलत किया था, हालांकि इसका करेक्ट ऑप्शन इज डी, लेकिन इसने इसको गलत मार्क किया है। इसकी गलती नहीं है, आपसे भी ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, मुझसे भी ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, नॉन स्टैटिस नॉन मैथमेटिक्स किसी भी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन गलत हो सकता है तब तक जब तक वो इसको ना पढ़े। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश डैश लीड्स टू फैलेशियस कंक्लूजन एज इट इन्फ्लेट्स द नंबर ऑफ पोटेंशियल मदर्स। बिल्कुल सिंपल सा है, इसको आप टिक कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें जुगाड़ वुगाड़ नहीं लगाना है, राइट। नेक्स्ट, अंडर प्राइमरी डाटा डैश डैश इंक्वायरीज हैव टू बी कंडक्टेड टू गैदर द डाटा। तो जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो कौन सी इंक्वायरी हमें कंडक्ट करनी होती है, तो फ्रेश इंक्वायरी। इररिलेवेंट तो होगा नहीं, कॉन्फिडेंशियल तो होगा नहीं, और ओल्ड भी तो होगा नहीं। हालांकि डेटा कॉन्फिडेंशियल रह सकता है लेकिन इंक्वायरी कॉन्फिडेंशियल नहीं होती है, ये ग्राउंड लेवल इंक्वायरी होती है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम हासिल करते हैं कब, जब हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो जो इंक्वायरी होगी वो एक क्या होगी, फ्रेश इंक्वायरी होगी, क्योंकि ये क्या होती है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट question number next we have dash dash is broadly thought of as the movement by individuals, groups or population seeking to make relatively permanent changes of residence। तो आपको पता है जब भी मूवमेंट करेगी पॉपुलेशन उधर से इधर, इधर से उधर, तो उस केस में ना फर्टिलिटी होगा, फर्टिलिटी तो बर्थ रेट होती है, मॉर्टेलिटी तो डेथ रेट होती है, और ट्रांसफ़र हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र नॉन लिविंग थिंग्स का यूजुअली करते हैं, तो ये भी हम नहीं लगा सकते। तो जब इंडिविजुअल्स उधर इधर मूवमेंट करेगी तो माइग्रेशन विल बी द सूटेबल ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, अर्थमेटिक मीन पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, आप बना सकते हो, इजीली बना सकते हो, लेकिन आप बच्चों की तरफ बनाओगे। कैसे बनाओगे, आप बोलोगे सर ये तो होता है एक्स बार की फॉर्मूला होती है बराबर समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, तो एक्स बार हमें गिवन है कितना 7, एक्स बार हमारे पास है 7, तो आप बोलोगे सर तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू, फिर हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 + 10 हो गया 22 + 6 28, 28 + 8 36। सो ये बन जाएगा 36 प्लस करोगे x डिवाइडेड बाई करोगे, कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 6, तो आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 6 7 और 42, तो x इक्वल टू 42 माइनस 36 इक्वल टू 6, ये वाला। लेकिन ऐसे तो बच्चे करते हैं एग्जाम में, ये वाला तरीका आपको यूज नहीं करना है एग्जाम में। आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट से ये निकल के आ गया। हमें पता है मीन x बार को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमें सम मिलता है, सारे ऑब्जर्वेशंस का सम मिलेगा, तो वही कंसेप्ट हम लगाएंगे। देखो कैसे, बट विदाउट फॉर्मूला। देखो समझो मेरी बात को, तो बाद में आपको समझ आ जाएगा। ये जो आपको इतना दिख रहा है ना, इतना दिख रहा है, इसका मीन 7 है, तो इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा गाइस 7 × 6 ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो कितना होगा 42। लेकिन इसमें एक ऑब्जर्वेशन एक्स है, उसकी वैल्यू अननोन है, तो हम देखेंगे ना इस
इन 4 का, इन 5 का सम कितना है? तो इन 5 का सम हमें मिलता है 36। तो यहाँ पे 42, यहाँ पे 36, तो जो इनका डिफरेंस होगा ना गाइस, वो होगी x की वैल्यू, यानी कि x इक्वल टू डायरेक्ट आप लिख सकते थे 42 को माइनस करेंगे 36, दैट इज 6, और 6 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड मोशन स्टडी इज द एग्जाम्पल ऑफ। कहता है टाइम और मोशन को जब हम स्टडी करते हैं, ये थोड़ा सा फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन सिंपल सा है। जब हम टाइम एंड मोशन को स्टडी करेंगे, ये एक एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल है? क्या हम वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मेलिंग? नहीं। क्या क्वेश्चनर सेंड करते हैं फिर हमें टाइम और मोशन को स्टडी करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं है। इलॉजिकल चीज़ें हैं, इलॉजिकल ऑप्शंस है, तो कट गए ये ऑप्शन एलिमिनेशन। एक ही आंसर ऑप्शन ए, ऑब्जर्वेशन इज द करेक्ट आंसर। वैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो जब हम टाइम को स्टडी करेंगे, मोशन को स्टडी करेंगे, तो हम वहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व ही करते हैं, तो वहाँ पे हम चीज़ों को ऑब्जर्व ही करते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है इंक्लूड सच सोर्सेज दैट बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन विद विच द डिसीजन मेकर इज एसोसिएटेड। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जब अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई डिसीजन मेकिंग होती है, जहाँ से डिसीजन मेकर एसोसिएट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो क्या सोर्सेस होते हैं? वो होते हैं गाइस, वो एक कंपनी के इंटरनल सोर्सेस हो सकते हैं। वैसे आपने अकाउंटेंसी में भी ये पढ़ा होगा, तो इंटरनल सोर्सेस हो सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आगे आ जाए, लेकिन क्वेश्चन कंसेप्ट पर बेस्ड आता है, तो कंसेप्चुअल पेपर था। अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन किया, तो इस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग किया है। ओके, तो ये गलती आपसे भी हो सकती है, सो बी वेरी केयरफुल। हालांकि मैंने ये टॉपिक्स नहीं पढ़ाए हैं, ना पेड कोर्स में ना फ्री कोर्स में, अदरवाइज मैं इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करवाता एज इट इज, जैसे कि आपको मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक्स में से क्वेश्चंस मिलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज द। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं किसी पर्टिकुलर क्लास के, अब देखो ये क्लास है 0 to 5, फिर क्लास है 5 to 10, फिर एक क्लास है 10 to 15। अब देखो ये जो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सपोज 3, इसमें है 5, इसमें 8, ये जो 0 to 5 3 ऑब्जर्वेशन है इस क्लास में, तो 5 to 10 5 ऑब्जर्वेशन है, 10 to 15 8 ऑब्जर्वेशन है। ये जो 3 5 8 है, ये क्या होता है? ये होता है एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि ऑप्शन बी, राइट। इजी सा क्वेश्चन था, आपसे बनना चाहिए था। तो ये वाला चैप्टर जब मैंने पढ़ाया इंडेक्स नंबर का, एज इट इज मैंने बताया है, क्या बताया है? फिशर्स आइडियल इंडेक्स होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस पेयर एंड पास्टी का इंडेक्स, राइट। तो इसकी फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। ये अगर प्राइस इंडेक्स है फिशर का, ये होता है बराबर अंडर रूट ऑफ लेस पेयर का और पास्टी का ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि स्क्वायर रूट इसके ऊपर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस पेयर एंड पास्टिस इंडेक्स इज आल्सो नोन एज फिशर्स आइडियल इंडेक्स, यानी कि ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज सेटिस्फाइड व्हेन। ये भी मैंने क्वेश्चन एज इट करवाया है और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने वहाँ पे दिया है और डिराइव करके ये रिजल्ट बताया। खाली इतना नहीं कि मैंने आपको खाली बताया है ऐसा होता है, हाँ जी। तो क्या होता है, ये यूनिट सर्कुलर टेस्ट होता है, सर्कुलर टेस्ट। और एक पॉइंट यहाँ पे आप ऐड करो, सर्कुलर टेस्ट होता है एक्सटेंशन, ये होता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली टाइम को यहाँ पे रिवर्स किया जाता है। यहाँ पे बी करंट ईयर, ए बेस ईयर। यहाँ पे फिर आगे जब आप देखोगे ऐसी थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे यहाँ पे, ये बी यहाँ पे करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर ए, फिर करंट ईयर बी सी बनता है, और ये जो बेस ईयर यहाँ पे करंट ईयर था ना पहले, ये अब बन गया यहाँ पे बेस ईयर। बताइए समझ। फिर यहाँ पे सी करंट ईयर, ये जो पहले था ना बेस ईयर, अब वो करंट ईयर बन गया। और जो ये सी यहाँ पे था करंट ईयर, अब ये यहाँ पे बना बेस ईयर। मैंने आपको कहा था ना P01 P01, ये जो नॉट होता है ये होता है बेस ईयर, और ये जो 1 होता है ये होता है करंट ईयर।
तो हम क्या कह सकते हैं, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर, वही करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर यानी कि 0, ठीक है। जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है वो पहले आता है और जो बाद में। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर निकालेंगे, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू करंट ईयर निकालेंगे, फिर हमें P10 लिखना पड़ता है। आई बात समझ? तो ये थे एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड। तो बस ये भी क्वेश्चन सिंपल सा था, आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव द डैश डैश इज दैट वैल्यू इन अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ओकर्स विद ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर किसी इंडिविजुअल सीरीज में किसी ऑब्जर्वेशन को होती है तो वो ऑब्जर्वेशन होती है उस इंडिविजुअल सीरीज का मॉड। ओके गाइज, next question, dash dash refers to a set of printed questions along with space of answers। तो कितना इजी सा क्वेश्चन है, देखो आप देख सकते हो, मैंने पढ़ाया हुआ है जेके सिविल सर्विस के एक ही क्रैश कोर्स लेक्चर, हालांकि बहुत कम मुझे पढ़ाना था वो एज पर गाइडलाइन, बट सारे के सारे क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए जेएससी एग्जाम में उसी एक टॉपिक से निकल रहे। तो आई सजेस्ट कि वो आप लेक्चर देख के जाना और उसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके गाइस, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, if the measurements are taken over two different attributes for same set of individuals then to represent the data dash dash are used। तो कौन सा टेबल हम यूज़ करते हैं जब हमें क्या मेजरमेंट करना होता है दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का, ठीक, एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स में। तो उसमें हम क्या बनाते हैं, कंटिजेंसी टेबल बनाते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था ना। ये यहाँ पे ए अल्फ़ा, ये यहाँ पे बी बीटा, ठीक। तो फिर हम यहाँ पे लेते हैं, फिर यहाँ पे एन होता है। ओके, तो इसको हम कहते हैं कंटिजेंसी टेबल, राइट। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, इस बच्चे ने भी गलत किया हुआ है और आप भी गलत करोगे 110% इस क्वेश्चन को एग्जाम में, प्रोवाइडेड कि जब तक आपको फार्मूला नहीं आती। और हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर हम तो लीजेंड है, हमें तो फार्मूला पता है मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। तो क्या फ़ायदा, फार्मूला इसकी बड़ी सी फार्मूला है, आप वहाँ से कैलकुलेट करने बैठोगे आपके 5 मिनट ज़ाया हो जाएगी और बाद में हो सकता है आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करो तो आप आंसर भी गलत मार्क करके आ जाओगे। तो ये चीज़ें होती है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ लॉजिकल वे में चीज़ों को समझा करो, पढ़ा करो, ट्रिक्स के थ्रू। देखो जब आप लॉजिक इस कंसेप्ट पर ग्रिप करोगे तो ट्रिक्स आप खुद ब खुद सीखोगे, ट्रिक्स को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो ट्रिक क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है। अब आपको मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक यूनिवर्सल ट्रिक बताऊंगा जो कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे मीडियन पर बेस्ड, सारे के सारे क्वेश्चन उस एक सिंगल ट्रिक से सॉल्व होंगे। लेकिन अब मसला ये है, मैं आपको ट्रिक बताऊँगा फिर आप बोलोगे सर हमें तो ये पहले ही पता थी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ वीडियो को पॉज करो, खुद बनाओ इस सवाल को, देखो आपको आती है कि नहीं आती। आई होप कि कोई लॉजिक वाजिक आपको नहीं दिखा। अब आते हैं मेरी ट्रिक पे, जो कि मैं बेसिक कंसेप्ट से मैं आपको बताऊंगा। मुझे बताओ डेफिनेशन मीडियन की, डेफिनेशन मुझे बताओ मीडियन की डेफिनेशन मुझे बताओ। कहता है मीडियन एक ऐसा वैल्यू होता है जो सेट ऑफ डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं, मीडियन। यानी कि जो डाटा आपके पास है ना, इस तरीके से डाटा, उसको जो बीच में डिवाइड करेगा ना, यहाँ बीच में कोई वैल्यू होगा तो आधे यहाँ होंगे और आधे इसके यहाँ होंगे, तो उसी को हम कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं, मीडियन। अब देखो इसी बेसिक कंसेप्ट से ट्रिक कहाँ से आ गई समझो। हालांकि आज तक इंटरनेट पर देखो, यूट्यूब पर देखो, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, आई चैलेंज, ठीक। लेकिन मैं आपको क्या कहता हूँ, कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट आप सीखोगे, ट्रिक्स आप खुद ब खुद सीखोगे। तो मुझको भी ऐसे ही ये ट्रिक्स ट्राई करी दिमाग में, अपने टाइम अपने वक्त की बात है। ओके जी, चलो। कहता है यहाँ पे हमने पढ़ा मीडियन हमने देखा कि ये सेट ऑफ डेटा को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि n डिवाइड बाई 2। और डेटा n है तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे देखो ना n कितना है n, इसको ऐड करो, 30 + 50 + 80 + 40 कितना है, 200। डिवाइड करो 2 से, तो यानी कि 100th
यानी कि 100वीं ऑब्जर्वेशन, जो 100वीं ऑब्जर्वेशन होगी ना गाइस, वही होगा इस क्वेश्चन का मीडियन। अब देखो हम देखेंगे 100 हमें कहाँ पे आ जाएगा। ये 100th ऑब्जर्वेशन, ये 100वीं ऑब्जर्वेशन हमें कहाँ पे मिलेगी देख लेते हैं, ऊपर से आते हैं। ये होगा 30 प्लस 50 कितना हो गया 80, और ये जो 80 है ना, इसको हमें इस तरीके से डिवाइड करना है 20 प्लस 60, 20 प्लस 60। अब देखो यहाँ से 30 प्लस 50 और ये 20 कितना हो गया 100 हो गया। तो यानी कि यही इसी क्लास में, यहाँ पे हमें 100 मिला ना, इसी क्लास में जाओ तो मीडियन आपको मिल जाएगा, इस क्लास में वो लाई करेगा। अब देखो ये क्लास है 50 to 75, तो 31 कहाँ से आया, 81 कहाँ से आ गया, हट गए 2 ऑप्शन। अब 2 में आप फंस गए ना, 2 में आप फंस गए। तो ये क्लास का डिफरेंस कितना है, ये यहाँ पे 25 है, 25 है। आप मान लो कि ये डाटा कुछ इस तरीके से है 25, इसको आप डिवाइड करना है 20 कदम और 60 कदम। अब मान लो 20 कदम यहाँ पे होंगे, 60 कदम हो गए ये वाले, तो 20 कदम इस तरीके से, और यहाँ पे आपको है 50, ये है क्लास, यहाँ पे है 75, ये वाला क्लास, देखा लिमिट्स। अब देखो ये हमें कुछ ना कुछ 60 से कम ही मिल रहा है ना, या अगर आपको इस तरीके से भी नहीं आता है समझ, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, 60 से कम ही मिल रहा है ना, तो टिक कर सकते हो। अब आपको अगर और मोर प्रिसाइज, मोर एग्जैक्ट जाना है तो समझो मेरी बात को, ये आपको डिफरेंस मिला यहाँ पे 25, क्या मिला 25, और यहाँ से जब आप 100 निकालते आ गए तो ये कुछ इस तरीके से बटा 20 रेशो 60 है ना, यानी कि ये 20 क्या है, ये 20 80 का कितना है, ये 20 टोटल 80 का कितना है 1/4 है, 1/4 है ना 1/4। तो इसका आप निकालो 25, ये जो गैप है इसका आप 1/4 निकालो, कितना मिला 6.25 मिला ना, 6.25। ये 6.25 जो है ना, ऊपर से जब आ गए ना तो ये वाला आपको मिला ना, फिर यहाँ से तो इसके साथ आप ऐड करो, इस 50 के साथ आप ऐड करो, तो एग्जैक्ट आंसर मिला 56.25। अब बोलोगे सर क्या ये हमेशा ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। कोई भी क्वेश्चन उठाओ, हमेशा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, क्या हम ऊपर से ही आ सकते? नहीं, नीचे से भी आप जा सकते हो, ठीक है। 40 प्लस 60 लाना है, 60 लाना है, ऐड करके 60 कितना 60 लाना है आपको। तो इस 80 को आप लिख सकते हो 60 20, यानी कि 60 वाला पार्ट आपको ज़रूरत है, यानी कि 3/4 पार्ट, यानी कि 60/80 क्या होता है 3/4 ही होता है ना, 3/4 पार्ट आपको ज़रूरत है। तो वो 3/4 पार्ट आप ले लोगे 25 का, आप जब आप निकालोगे 3/4 पार्ट तो वो हो जाएगा 6.25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18.75 मिला ना। तो इस 18.75 को आपने क्या करना है, इस 18.75 को आपने इस 75 से सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर एज इट्स मिलेगा 56.25। अब बोलोगे सर ये आप ऊपर से नीचे ऐड करके आते हो, तो ये हम निकालते, जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते तो हम क्या करते 30 प्लस 50 कितना होता है 80 होता है। अब 80 प्लस 80 कितना होता है 160 होता है। तो फिर हम देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लाई करते, इस क्लास में जाओ है ना फार्मूला के ज़रिए। अब देखो मैंने वहीं से ये शॉर्टकट निकाला है। अच्छा, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने ऐड किया ये 6.25 50 के साथ, फिर आपने 75 के साथ ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया 18.75? देखो गाइस, तो मैंने आपको मीडियन में पढ़ाया है लेस देन एंड मोर देन ओगिव अप्रोच। तो लेस देन में हम ऊपर से नीचे डिवाइड ऐड करके आते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को, एंड मोर देन में हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। आई बात समझ? तो ये था कंसेप्ट, ये थी शॉर्ट ट्रिक। अब अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो आपको कैसे करना है, देखो इतना नहीं लिखना है बस। अगर आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है तो आपको देखना 100 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिला ना, तो आपको यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 60 मिला, यानी कि खाली 20 कदम जाना है, यानी कि आपको यहाँ से जाना है 20 ही कदम, तो वो 50 के ज़्यादा नज़दीक होगा एज कम्पेयर टू 75। तो आप टिक कर सकते थे आंसर बस विदाउट यूजिंग पेन। आई बात समझ? तो एक एक क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है मीडियन की, देखो फार्मूला बहुत हेक्टिक है। अच्छा, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, उसको भी आप ऐसे ही क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग ए सिंगल फार्मूला। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ये ट्रिक आप अप्लाई करो। दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, ये ट्रिक क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन अ डैश डैश टू आर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन। एक किस में दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं हम, वो होता है कम्प्लेक्स टेबल। क्या होता है सिंपल टेबल में, क्या होता है हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, वन वे टेबल। और ये स्पेशल पर्पस टेबल क्या होता है, स्पेशल पर्पस के लिए, और ये जनरल पर्पस टेबल होता है जनरल पर्पस के लिए। आपने कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपकी अपनी मिस्टेक है, हालांकि मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ाया था। ओके जी, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश डैश क्वेश्चनर is the one in which the purpose of the research is obvious from the questions posed। तो बिल्कुल अनडिसगाइज्ड को इसका आंसर है, तो इसने क्लोज एंडेड ओपन एंडेड ये आएगा नहीं, क्योंकि ये तो क्लोज एंडेड में क्या होते हैं, ऑप्शंस गिवन होते हैं क्वेश्चंस के, और ओपन एंडेड में क्या होते हैं, ऑप्शंस गिवन नहीं होते हैं। ठीक, तो अनडिसगाइज्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन अगेन किस पर है, प्रोबेबिलिटी पर है। आपको अगर लगता है आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर चाहिए। हालांकि थोड़ी सी मैं आपको हिंट देता हूँ, ये क्वेश्चन अगेन स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट पर पूछा गया क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये था आज का लेक्चर सेट 1 हमने सॉल्व किया स्टैटिस्टिक्स का, जहाँ ये क्वेश्चन पेपर बहुत बेसिक सा था। मैंने कहा था ना 4 से 5 इसमें अच्छे क्वेश्चंस है, बाकी वही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है। लेकिन ये जो 4 से 5 क्वेश्चन, यानी कि आप कह सकते हो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगी, क्योंकि JKSSB का भी फंडा है, जो क्वेश्चन ईजी डालेगा वो बहुत इजी होगा, जो क्वेश्चन हार्ड होगा वो बहुत कंसेप्चुअल होगा। आई बात समझ। लेकिन याद रखना मेरी बात, जो क्वेश्चन आपको हार्ड दिखता है ना एग्जाम में, वो बहुत ट्रिकी होता है। जैसे कि मैंने आपको मीन का क्वेश्चन करवाया, मैंने आपको अभी मीडियन का क्वेश्चन करवाया, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करवाया। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आप देखते ही आंसर टिक कर सकते थे एग्जाम में। लेकिन हाँ, अपनी गलतियों के कारण आप फंसे हुए होंगे इन क्वेश्चंस में। तो आपको क्या चाहिए, अभी इन कंसेप्ट्स पर ग्रिप करने हैं, कमांड करनी है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। तो आपको क्या करना है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, और आपका रिस्पांस कैसा रहता है तो उसके अकॉर्डिंग में अगले शिफ्ट्स भी लाऊंगा, सारे के सारे मैथ, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स के। तो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आप कम से कम 30 क्वेश्चन अगर इन 3 पोर्शन से फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट में स्टैट, मैथ एंड इकोनॉमिक्स, कम से कम आप 27 गेन कर पाओ एग्जाम में। ये मेरी कोशिश रहेगी गाइस। मैं आपको अब ये जो 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं ना, इन पर कोशिश कमांड कराऊंगा, क्योंकि आपको बेसिक तो आता ही आता है, 7 से 6 क्वेश्चन तो आप बना लोगे आराम से। लेकिन ये 2 से 3 क्वेश्चन जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन रुक सकती है और सिलेक्शन हो सकती है, इस पर मैं कमांड कराने की कोशिश करूँगा आपकी। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जहाँ पे कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ डाउट भी शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।